में एक बार बताओगे बेटा कैसे इसकी डेफिनेशन तैयार की जा सकती है? एक बार कंजंक्शंस की आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन बनाई जा सकती है, बताएंगे जरा? शाबाश। कंजंक्शंस बहुत प्यारा टॉपिक, छोटा टॉपिक, सीधा सच्चा प्यारा सा टॉपिक। इसे हम लोग अगर हम कहें तो इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है जी। या फिर आप इसी को अगर हम कहें मिलकर तो कनेक्टिंग वर्ड, या फिर अगर हम इसी को कहने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना जी। जब ये आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, आपस में जब ये जोड़ने का काम करता है तो जोड़ने के लिए किस किस चीज को आपस में जोड़ सकता है? जोड़ने के लिए ये किसी भी शब्द को शब्द से जोड़ सकता है, किसी फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ सकता है, किसी सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ सकता है। जोड़ने का काम है, जोड़ के सेंटेंसेस को आपस में, वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। चलो मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इन 3 सेंटेंसेस पर आप जरा थोड़ी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाइएगा प्लीज। तीन सेंटेंसेस हैं, तीनों सेंटेंसेस को आपस में जैसा भी आपका मन करे जोड़ने की कोशिश करें, जैसा भी आपका मन है वैसे इन्हें जोड़ने का कोशिश करें प्लीज। बनाओ बनाओ बनाओ। शाबाश। बढ़िया भाई बढ़िया। चलो जी, अब देखो बेटा, आपने इन लिखे हुए सेंटेंसेस में आपने लिखे हुए सेंटेंसेस में थोड़ा दिमाग लगाया तो चीजें खूबसूरती से समझ आ जाएंगी, है ना। तो जोड़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं भाई, सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से जोड़ा जा सकता है। आपने क्या किया, सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने कहा राम इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस नंबर 2 को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सेंटेंस नंबर 2 को जोड़ने की अगर हम बात करते हैं, हम्म, आपने क्या किया, राम इज ऑनेस्ट एंड लक्ष्मण इज सिंसियर, ठीक है जी। आप इस सेंटेंस की अगर बात करते हैं, राम इज ऑनेस्ट, हिज ब्रदर इज श्रीव्ड, श्रीव्ड हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। श्रीव्ड का मतलब होता है वो इंसान जो मतलबी स्वार्थी होता है, जो अपने मतलब के लिए दूसरे की मासूमियत का फायदा उठा लेता है। तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, राम इज ऑनेस्ट बट हिज ब्रदर इज
ठीक है भाई, बात समझ में आई? हाँ कि ना? भाई यहाँ तक की अगर बात समझ में आ गई तो एक बार यस सर कहो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है भाई? चलो, अब यहां से सफर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखो जी, कंजंक्शन को अगर इस बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं, कंजंक्शन को अगर हम इस बेसिस पर डिफाइन करते हैं, तो ये बना है CONJUNCT, ठीक है जी। और उसके बाद लिखा हुआ है आयन। आपको पता है भाई, ये आयन अपने आप में, ये जो आयन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो आयन लिखा हुआ है, ये तो अपने आप में एक नाउन बनाने वाला शब्द है। हाँ है ना, आई मीन सफिक्स है, नाउन मेकर हो गया। जंक्ट का मतलब क्या समझ में आता है? प्लीज। हाँ है ना? और CON का मतलब क्या समझ में आया? टुगेदर। हाँ है ना? तो इसका मतलब एक ऐसा शब्द जो दो चीजों को एक साथ मिलाकर रखने में मदद करता है। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो इकट्ठे मिलाकर रखने की इजाजत देता है, उसी चीज को हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसे शब्द का जिक्र हम करना चाहेंगे जो दो अलग अलग शब्दों को आपस में मिलाकर रखने की इजाजत देता है। ठीक है, अब आपकी परीक्षा में ये जो कंजंक्शन नाम की चीज है, आपकी परीक्षा में ये जो कंजंक्शन नाम की चीज है, इसे पूछने का तरीका थोड़ा अद्भुत है परीक्षक का, और वो इसे पूछने का काम करता है एक दूसरे ही नाम से। इसे हम कहते हैं पेयर कंजंक्शन। ठीक है, पेयर कंजंक्शन। देखो, अब आप सोचोगे सर कंजंक्शन के साथ आपने ये पेयर शब्द यूज किया है। चलो, तो आप ही एक बार मुझे बता दो, आप ही मुझे एक बार बता दो कि आपके हिसाब से पेयर का इनफैक्ट क्या मतलब है। आपके हिसाब से सोचकर मुझे बताओ, पेयर का क्या मतलब है। चलो आ जाओ भाई कमेंट बाज, सभी कमेंट जीवियों का स्वागत है। बनाओ भाई। आपके हिसाब से पेयर का मतलब आपने बता दिया जी। क्या? इसे हम जोड़ा कहते हैं। लेकिन जोड़ा कह देने में सेंस थोड़ी समझ नहीं आती है ना? अगर आप जोड़ा कह रहे हैं तो जोड़ा कहने में सेंस समझ नहीं आती। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने जोड़ा कहा, मैं इसे थोड़ा अंग्रेजी भाषा में समझने का काम करता हूं। तो पेयर का मतलब मुझे पहला समझ में आता है क्या चीज? आइडेंटिकल पार्ट्स। ठीक है जी, आइडेंटिकल पार्ट्स। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। मैं अगर मैं अगर जो शूज मैंने पहने हैं, मैं अगर इनकी बात करूं, तो जो शूज मैंने पहने ये पेयर है। आप कहोगे बिल्कुल हाँ सर, ये अपने आप में पेयर है। अब एक बात सोच कर आओ, अगर मान लो एक जूता मैं अपने घर छोड़कर आऊं और एक जूता मैं स्टूडियो में ले आऊं, तो क्या ये पेयर होगा? यस या नो में आंसर देना, क्या ये पेयर होगा? एक जूता मैं घर छोड़ा हूं, एक जूता मैं क्लास में ले आऊं, तो क्या ये पेयर होगा आपके हिसाब से? सोचकर बताओ भाई। हैं जी? तो क्या ये आपके हिसाब से पेयर होगा? आप कहोगे नहीं सर, पेयर तो ये तब बनेगा जब ये एक दूसरे के पास होंगे। हाँ है ना? यानी कि दूसरी बात हमें समझ में आती है, एज क्लोज एज पॉसिबल। जब तक ये पास नहीं है तब तक ये पेयर नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब तक ये पास नहीं तब तक ये पेयर नहीं। पेयर होने के लिए इनका पास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ है ना? चलो, अगर मैं आपके सामने इन हाथों का जिक्र करूं, तो ये मेरे हाथ भी अपने आप में पेयर है। हाँ है ना? ठीक है, तो अब अगर ये पेयर तो तब है जब ये एक दूसरे के पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई। अब सवाल ये उठता है, ये एक दूसरे के जब पास आए, तो पास पहले कौन किसके आए? राइट या लेफ्ट? पहले कौन किसके पास आए? बताओ, बताओ मेरे भाई।
बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर दोनों के दोनों एक साथ आएंगे। अरे भाई साहब, दोनों के दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ऐसे लिखी हुई बातचीत में हमें इसे रिवर्स में कंसीडर करना है। और रिवर्स कंसीडरेशन का मतलब राइट वाले पार्ट को देखकर लेफ्ट वाले पर विचार लगाना है। राइट वाले पार्ट को देखकर हमें लेफ्ट वाले पार्ट पर विचार लगाना है। सर शुक्रिया। ठीक है भाई, यानी कि राइट वाले पार्ट को देखकर लेफ्ट वाले पार्ट को लेकर हमें विचार करना है। बात समझ में आ गई भाई? ये बात थोड़ी उलझाएगी आपको। मैं काम करता हूं, पहले कुछ एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, पहले कुछ एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन सवालों को ध्यान से देखना। देखो भाई, अब इस बात को समझने के लिए मैंने कुछ एक सवाल आप लोगों के सामने लिखे हैं। ठीक है, कुछ एक सवाल आपके सामने लिखे हैं। इन लिखे हुए कुछ सवालों में खेल समझ आएगा क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, जब हम पेयर कंजंक्शन की बात करते हैं पेयर कंजंक्शन कहने का क्या सेंस समझ में आया? हम लोगों के सामने इस तरीके के शब्दों का पेयर देखने को हमें मिल रहा है, आइदर के साथ और। हम लोगों को इनके साथ पेयर देखने को मिल रहा है, नाइदर के साथ नोर। हम लोगों को इनके पेयर को देखने को नजर आया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ठीक है जी, और तो अपने आप में और है ही। तो तुक्का लगाने वाले बच्चों को ये चीज सिखा दी जाती है कि देखो बेटा, इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये आता है, और ये तो बेचारा है ही अपने आप में अकेला। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें, लेकिन ये तुक्केबाजी है। ठीक है जी, तुक्केबाजी है। वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो खेल किस बात पर टिका हुआ है? यहाँ हमारे सामने ये जो ब्लैंक्स लिखे हुए हैं, इनका पेयर बनाना हमें सीखना है। यानी कि इन दोनों के अंदर जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ठीक होने चाहिए। यानी कि अगर हम समझते हैं तो इन सभी के अंदर क्या हुआ, अगर एक हिस्से में हमें नाउन लिखा मिला तो बच्चों दूसरे में भी हमें नाउन ही चाहिए। आप जानते हैं कि नाउन के इक्विवेलेंट प्रोनाउन हुआ तो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, है दोनों एक ही अपने आप में। भाई हाँ है ना? अगर एक हिस्से में हमें वर्ब लिखी नजर आए तो दूसरे हिस्से में भी वर्ब चाहिए। अगर एक हिस्से में हम लोगों को एडजेक्टिव लिखा नजर आए तो मेरे भाई दूसरे हिस्से में भी एडजेक्टिव ही चाहिए। अगर एक पार्ट में हम लोगों को एडवर्ब लिखी नजर आए तो मेरे भाई दूसरे हिस्से में भी क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। है ना? यानी कि ये आइडेंटिकल पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बता रहे हैं बच्चों? आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो तीन चीजें हमें समझ में आई। पेयर कहने का मतलब सबसे पहला हुआ आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी बात समझ में आई, जितना नजदीक हो उतना अच्छा। और इस तरीके के क्वेश्चन को हम रिवर्स यानी कि राइट पार्ट को देखकर लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई?
पहला सवाल मैं हल कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। रवि इज ईदर गोइंग, भाई यहाँ ईदर के साथ लिखा, गोइंग अपने आप में एक वर्ब है भाई, हाँ है ना। और के साथ लिखा हुआ ये जो समर है ये नाउन है, हाँ है ना। तो हम लोगों को आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ठीक लिखे नजर नहीं आए, हाँ है ना। हमें आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक करना होगा, ठीक है। इसे ठीक करने के लिए हमने क्या किया, इस ईदर की अरेंजमेंट रवि के साथ लिखी, हाँ है ना। अब इधर सही हो गया है किसके साथ, रवि के साथ। अब ये आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच एज क्लोज एज पॉसिबल, हमने पहले क्या रखा, राइट टू लेफ्ट चले, उसके बाद इनको नजदीक लेकर आए आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के। और उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया किस चीज के बारे में भाई, समर के बारे में, हाँ है ना। और फिर हम लोगों ने लिखा इज गोइंग। क्या बात समझ में आई भाई, क्या यहां पर बात समझ में आई, हाँ है ना। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। तो एक काम करो जरा मेरे दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ दो ही सवाल हल करने, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बाकी और कोई क्वेश्चन मत करिएगा, पहले इनको हल करके दिखाओ फटाफट से। चलिए भाई, बन गई बातचीत, बहुत ही गजब के बालक हो भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपने देखा और किसके साथ लिखा है, एडजेक्टिव के साथ, ईदर लिखा है प्रोनाउन के साथ, पेयरिंग गलत हो गई है। तो सेंटेंस की शुरुआत में हमने लिखा ही इज, और एडजेक्टिव के पास इसे लाए ईदर हैप्पी और क्रेजी, ठीक है भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक से पढ़े हैं तो फायदा है, नहीं पढ़े हैं तो कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है जी। एक मिनट रुकना। चलो भाई, सॉरी डिले हुआ। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते। नमन इज नीदर हेयर नोर हिज फादर, नोर के साथ लिखा है ये क्या चीज, नाउन।
नीदर के साथ क्या लिखा है, हेयर, हेयर तो अपने आप में एडवर्ब होगा, तो इसकी अरेंजमेंट ठीक जगह होनी चाहिए। और आपके सामने क्या आंसर आ गया जी, नीदर नमन नोर हिज फादर इज हेयर। बात समझ में आई भाई? सवाल को बहुत प्यार से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी तरीके की कोई घबराहट नहीं, क्योंकि हर किसी को प्यार होता है, हर कोई प्यार में बहकता है, और नया टॉपिक जब शुरू होता है तो हर किसी की हालत खराब हो जाती है। मजे से सीखोगे, बहुत मजा और आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ही नॉट ओनली वर्क्स वेल बट ऑल्सो करेक्टली। बट ऑल्सो के साथ ये जो करेक्टली लिखा हुआ एडवर्ब है ना। नॉट ओनली के साथ तो ये वर्ब लिखी है, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एडवर्ब, जबकि ये वेल अपने आप में एक एडवर्ब है। हाँ कि ना? तो इसकी अरेंजमेंट को ठीक करना होगा। सेंटेंस की अरेंजमेंट ठीक कर लेते हैं। ही वर्क्स नॉट ओनली वेल, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया बट ऑल्सो करेक्टली। खत्म हो गई बात। अब इस सवाल पर बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर दिखाओ। जिस बच्चे ने इसका आंसर करेक्ट बना दिया वो हमारे दिल के करीब है। मस्तानी भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। देखो जी, अब आपको समय दिया, क्यों कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, सवाल को ध्यान से देखना। मैं अगर आपसे सवाल पूछने का काम करूं, बहुत ध्यान से सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगर आपसे यहां पर पूछने की कोशिश करूं, ये जो इज यहां लिखा है, ये इज किसकी वजह से है, समर की वजह से, रवि की वजह से, या इन दोनों में से किसी एक की वजह से? बताओ सोच के। यही कंफ्यूजन पेपर में आपको देखने को मिलती है। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें, यहाँ ये जो इज यूज हुआ है, रवि की वजह से, समर की वजह से, या इन दो में से किसी एक की वजह से, तो ये कंफ्यूजन आपको पेपर में देखने को मिलती है। ठीक है। अब आपको जब इस कंफ्यूजन के सॉल्यूशन पर लाना है तो ध्यान से समझना। हेल्पिंग वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है ऐसी लिखी हुई बात में, वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट जितना नजदीक उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का आप यूज करते हैं, है ना। तो जो सब्जेक्ट जितना नजदीक हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार, इसका मतलब ये जो इज यूज हुआ है किसके अनुसार हुआ, समर के नजदीक होने की वजह से हुआ। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन 6 और 7 का एक बार आंसर देखते हैं भाई। इस यू के मुताबिक यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, कौन सी, इज, एम या आर? बिल्कुल सही पहचाना, आपने कहा आर। इस आई के मुताबिक यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपने यूज की, इसलिए आपने कह दिया एम। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ठीक है जी। अब आते हैं इस लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इसे हमने ठीक करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर के लिए 5 के लिए हमने तैयार किया। यहां लिखा है और के साथ मी, जो कि एक प्रोनाउन है। आइदर के साथ लिखा क्वालिफाइड, जो कि एक एडजेक्टिव है। हमें आइदर लिखना है किसके साथ, ही के साथ। तो आपका जो सेंटेंस बनता है क्या हुआ, आइदर ही। ठीक है जी। आपने क्या लिखा, आइदर ही। और अब जैसे ही आप इसे वर्ब से पहले लाओगे तो ये सब्जेक्टिव केस तैयार हुआ, है ना। तो इस आई के मुताबिक आप यूज करोगे क्या,
एम, और उसके बाद फिर आप लोगों ने लिखने का काम किया क्या चीज, क्वालिफाइड। तो बेटा किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जब आप पेयर कंजंक्शन को देखते हैं तो छोटी छोटी चार बातें आपको दिमाग में बैठानी है। चार बातें कौन सी हो गई, आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज क्लोज एज पॉसिबल, कंसीडरेशन रिवर्स में लेकर चलनी है यानी कि राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो अग्रीमेंट है वो हम हमेशा लेकर चलते हैं किसके अनुसार, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, हाँ या ना। तो बात अगर समझ में आ गई तो फिर तो मजेदार हो गया है खेल। चलिए मैं फिर से आपके सामने कुछ एक सवाल लिख रहा हूँ, थोड़ी सी इन पर मेहनत कीजिएगा। फाइन। मैंने आपके सामने 5 सवाल लिखे हैं, मेहनत कीजिएगा। करो करो मेहनत करो। बनाओ बनाओ बनाओ।
बहुत बढ़िया जी, शाबाश बच्चों। देखो जी, अब यहाँ क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा सा इजाफा हम करेंगे और इस क्वेश्चन के लेवल पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, है जी। आ जाओ बालकों, क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कंसीडर करते हैं। सवाल कहता है, रवि हैज पेड द फी और हिज फ्रेंड्स। देखो कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। देखो यहाँ पर इस और के साथ लिखा हुआ ये नाउन है ना। यहाँ पर लिखा हुआ ये जो है ये भी नाउन है, आइडेंटिकल पार्ट्स लिख रहे हैं। लेकिन आप इस सेंटेंस के मीनिंग को समझोगे तो मीनिंग तो बहुत गंदा हो गया, डैमेज हो गया है ना। समझ रहे हैं, रवि हैज पेड द फी, फीस को तो पे किया जा सकता है लेकिन उसके दोस्तों को पे थोड़ी किया जा सकता है ना। इसका मतलब इस और के साथ लिखे हुए इस पूरे के पूरे फ्रेज को उठाकर हमें यहां पर इस फीस के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस लिखे हुए फ्रेज को इस रवि के साथ लिखने की जरूरत है। तो सेंटेंस का आंसर बनता है रवि और हिज फ्रेंड्स। अब जैसे ही आपने फ्रेंड्स को देखा बात प्लूरल की हो गई तो हमने लिखा हैव और उसके बाद हमने लिखने का काम किया पेड द फी। ठीक है जी। तो अच्छा जी, याद होगा आप लोगों को सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, जरा बताओ। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है बताओ जरा। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा। बताओ जरा। सेंटेंस की डेफिनेशन 3 हिस्सों में बांट दी थी हमने पहले दिन की क्लास में। सबसे पहले हमने कहा क्या चीज, कंप्लीट मीनिंग। दूसरी बात हमने कही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और तीसरी बात हमने कही करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड। 3 बातें याद हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। शब्दों की अरेंजमेंट अगर सही जगह नहीं लिखी जाए तो सेंटेंस का अनर्थ हो जाता है ना। अनर्थ को ठीक करने के लिए इनकी अरेंजमेंट पर फोकस करना है दोस्तों। और करेक्ट यूसेज ऑफ अ वर्ड यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी तो चल ही रही है साथ साथ। स्नेहा इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर, कहने के लिए तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर जो बट ऑल्सो के साथ लिखा है सारा नाउन फ्रेज है, या नॉट ओनली के साथ लिखा सारा नाउन फ्रेज है। लेकिन आप इसके मीनिंग को समझोगे तो सत्यानाश कर दिया है कि स्नेहा एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड की माँ भी है। आज तक तो ऐसा कोई सेंस बनता नहीं रिश्ते में कि कोई इंसान अपनी फ्रेंड की मम्मी बन जाए। इंडिया में है आप, ऐसा तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसको ठीक लिखने की कोशिश हम करेंगे। क्या चीज, नॉट ओनली शी, और उसके बाद आप लोगों ने लिखने का काम किया बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर। अब यहां माता जी की बात कही है तो सिंगुलर होने की वजह से इज आ डॉक्टर आपने अपनी जगह जचा दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, क्या कहना चाहता है। शी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन और मी। कोई दिक्कत नहीं भाईजान, हम इस और को उठाए लाएंगे, मी को पहले लाएंगे। तो आपने लिखने का काम किया शी और आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। इजी मेरे भाई। ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें। दोनों में आपको एक फर्क समझ आएगा। मेहनत करो भाई। बताओ भाई। अरे स्नेहा के लिए शी लिख रहे थे भाई साहब, यहाँ स्नेहा लिख लो। तुम बिना कतई जहरीले हो गए हो सारे के सारे। कह रहे स्नेहा कहाँ गई, स्नेहा हमारे दिल में आ गई, तुम काहे जल रहे हो बे। स्नेहा हमारे दिल में आ गई, तुम काहे जल रहे हो बे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने के लिए कहा बेटा एक बार दोनों को पढ़कर देखो, आपको एक बात समझ में आएगी दोनों में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 के फर्क को ध्यान से समझो भाई। स्प्लिट कंजंक्शन, बेटा कहां से हो आप। चलो, फतेहपुर से हैं तो फतेहपुर वाले बालक, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो यहां आपके सामने एक ही सेंटेंस लिखा है।
ठीक है जी। यहां लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो एक ही सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सब्जेक्ट भले ही दो अलग अलग है लेकिन वर्ब एक ही है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना भाई। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस नंबर 4 को ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस नंबर 4 के अंदर एक सेंटेंस तो ये लिखा हुआ है और एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है। यहां पर दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, यहां पर दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना जी। जब दोनों के दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं तो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का व्यवहार देखना होगा, कैसे बात बनेगी। स्नेहा नहीं, तुम सब लोग दिल में रहते हो, तुम घबराया मत करो भैया, मैं मजाक में बोलता हूं। तो आपने ये समझा कि बट हिज ब्रदर ऑल्सो। देखो बच्चों, बट और ऑल्सो को हम थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बट ऑल्सो साथ लिख लो या थोड़ा इसे अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब में हमने समझा है कि ऑल्सो को हम वर्ब से पहले लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल क्या उठता है भाई, सवाल ये उठता है कि इस नोट ओनली की अरेंजमेंट कहाँ होनी चाहिए, इस ही से पहले। हमने इस ही से पहले नोट ओनली को लिख डाला भाई, हाँ है ना। आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चों तो एक चीज आपको याद आएगी कि नोट अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, ओनली भी अपने आप में एक एडवर्ब है। और किसी भी नेगेटिव एडवर्ब को जब आप सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं, किसी भी नेगेटिव एडवर्ब को जब आप सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं तो नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में होने की वजह से क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया भाई, हाँ है ना। इन्वर्जन होते ही आपने पहले इस लिखे हुए पेंट से टेंस को निकाला, डज, उसके बाद हमने लिखा क्या चीज, ही, और इसके बाद हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज, पेंट लैंडस्केप, ठीक है जी। और ये तो अपने आप में जो भी कुछ लिखा है उसे छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, बात समझ रहे हैं। तो नोट ओनली अगर हमारे दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है तो ये इन्वर्जन का भी काम कर सकता है। और एक ही सेंटेंस में नोट ओनली अगर लिखा हुआ नजर आए तो भाई साहब अकेले सेंटेंस में नोट ओनली इन्वर्जन का लॉजिक नहीं बनाता। तो ये दो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना समझना। अब आते हैं भाई साहब इस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हीना हैज नीदर डन हर वर्क नोर सबमिटेड इट। सवाल देखने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक फर्क समझ में आया, यहाँ नीदर के साथ डन लिखा है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नोर के साथ सबमिटेड लिखा है जो कि अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हर वर्क यूज हुआ है उसी के लिए प्रोनाउन बेवजह यूज हुआ है। एक काम क्यों ना करें, इस हर वर्क को बाद में लिख लें, नोर सबमिटेड पहले ले आए तो इट की जरूरत ही नहीं है। बस तो फिर यही इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में देना था आपको, ठीक है जी। यही इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में देना था आपको। हीना हैज, तो आप लिखने का क्या काम करेंगे, नीदर डन नोर, आपने आगे फिर इसके लिए थर्ड फॉर्म लिखी सबमिटेड, और उसके बाद आप लोगों ने लिखने का काम किया हर वर्क। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे सेंटेंसेस आपके पेपर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम पर देखने को मिल जाते हैं। तो कहना मैं क्या चाह रहा था भैया, ध्यान से जितना आपने अपनी पिछली क्लासेस को पढ़ा है उतना ज्यादा मजा आएगा आगे बढ़ने में। जिस बच्चे ने पिछली क्लासेस को रिवाइज नहीं किया है भैया, वो अपने घर बैठ के हमको खूब गालियां देगा, वो हमको खूब गालियां देगा, वो भैया हमारे खिलाफ खूब सोचेगा, अरे यार कछु समझ ना आ रहा, हम क्या करें। अब समझ सब कुछ आ रहा है, तुम बस पढ़ो, तुम रिवाइज करोगे तुमको सब चीज समझ में आएगी। फर्जी कमेंट करने वाले हमेशा गालियां ही देते हैं टीचर्स को। जो हर चीज को रिवाइज करता है जी, उस जैसा महान इंसान नहीं बन पाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई मेरे भाई? बात समझ में आ गई भाई? चलो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आपको, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, फाइन। हम्म चलो तो फिर कुछ और लेवल पर लेकर चल लेते हैं आपको, है ना जी। कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूं आपके सामने। भाई एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, कुछ मत करो, इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी, एक बार जरा इस लिखे हुए सेंटेंस को हिंदी में जरा रूपांतरित करके बताएं हमें।
सभी बालकों से अनुरोध है, सभी बालिकाओं से अनुरोध है। ठीक है जी। एक बार मुझे फटाफट से बता दें कि इस सेंटेंस को आप हिंदी में कैसे रूपांतरित करेंगे। प्रिया बाबू आप कहाँ से हैं, आप बताएं, आपको हम फिर एक फेंक के मुक्का मारने वाले हैं। बताओ भाईजान, फटाफट से बता दो। वो कहते हैं जी टन टनाटन टन टन टारा, और आंसर बता दो धड़ाधड़। शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया आ रहे हैं जी आंसर्स। बनाओ बनाओ बनाओ। बढ़िया जी। अब देखो जी, आप लोगों ने सभी ने इसकी ट्रांसलेशन जो हमें बताई है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, आपने जो ट्रांसलेशन इसकी बताई है उस ट्रांसलेशन को मैं समझाता हूं। ठीक है जी। आप लोगों ने ट्रांसलेशन लिखी है क्योंकि तुम देरी से आए। ठीक है जी। क्योंकि तुम देरी से आए, इसीलिए अध्यापक ने तुम्हें डांटा। यही ट्रांसलेशन आपने कही, हिंदी आपने यही लिखी है, क्योंकि तुम देरी से आए इसीलिए अध्यापक ने तुम्हें डांटा। इसलिए कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए शब्द होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो, एक बचपन की घटना बताता हूं आपको। जब मैं एक स्टूडेंट था तो टीचर मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा करता था। पुरानी बात है, जब मैं एक स्टूडेंट था तो टीचर मुझसे सवाल पूछता था, स्कूल टाइम की बात है। सवाल पूछता था टीचर, व्हाई डिड रामा किल रावणा। मेरे से सवाल पूछता था टीचर, तो मैं इसका आंसर बताता था। ठीक है, मैं इसका आंसर बनाता था और मेरा आंसर होता था बिकॉज रावणा एबडक्टेड सीता। मैं एक ऐसा आंसर लिखता था। तो टीचर मुझे इस बात को लेकर डांटता था, और टीचर ये कहता था, बेटे तुम बिल्कुल गलत जा रहे हो, तुम बिल्कुल गलत जा रहे हो, तुम बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। ठीक है ना। मैं पूछता था टीचर से क्यों, तो टीचर कहता था, बेटा रीजन बताने से पहले ये तो बताओ कि रीजन किस बात का है। मैंने कहा बात तो सर आपकी सही है। टीचर ने कहा कि रीजन बताने से पहले ये तो बताओ कि रीजन किस बात का है। आया ना। तो टीचर ने जब ये कहा कि भाई रीजन बताने का मतलब क्या हुआ, रीजन बताने से पहले हमें बताना तो चाहिए किस बात का रीजन है। तो मेरे भाई, रीजन इस लिखी हुई बातचीत को हम लोगों ने यहां से उठाया, है ना। तो इस बातचीत को यहां पहले लिखना पड़ा, और हम लोगों ने लिखने का काम किया, रामा किल्ड रावणा, है ना। और इसी रावणा के लिए यहां से हटाकर इसके लिए प्रोनाउन हम लोगों ने लिखा। ऐसा ही होता था, है ना। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा प्रिया, ऐसे ही रट्टे लगाओ, थोड़े दिनों में बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, जब टीचर समझा रहा हो ना तो क्लास को समझना चाहिए। थोड़े दिन में बर्बाद हो जाओगे, अभी चिंता मत करो बेटा, ठीक है ना। अभी आपको नई नई चीजें समझ में आ रही है ना, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। अब इस हिसाब से हमें एक चीज समझ में आई कि ये जो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, और ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसका रीजन, है ना। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब पहले अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस की स्टेटमेंट को उठाकर यहां लिखने का काम करते हैं, ठीक है, और ये हमारे सामने आ गया रीजन, और इसको उठाकर हम अगर इसके बाद लिखते हैं, तो देखना सेंटेंस में कुछ बदल जाएगा।
बताओ जरा सोच के, क्या सेंटेंस में कुछ बदल जाएगा? बात समझ में आ गई थी? हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ गई? तो बात बिल्कुल आराम से समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई है? हमें देखकर ये चीज समझ में आ गई है कि सर, इस तरीके के लिखे हुए सेंटेंस में इस शब्द की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। भाई हाँ है ना? बस यही गलत फहमी हम लोगों को ठीक करनी होती है। ठीक है ना जी? बात समझ में आ रहा है जी? यही गलत फहमी हम लोगों को ठीक करनी होती है कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कभी कभी हम जानबूझकर, कभी कभी हम लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेशन की वजह से जानबूझकर सेंटेंस कुछ भी बोलते हैं और उस हिंदी से अंग्रेजी पर लाने के चक्कर में सेंटेंस हमेशा गलत बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहां से हमें एक बात छोटी सी समझ में ये आई भाई कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर वास्तविक रूप से हमें इस देयर फोर की जरूरत नहीं है। चलो तो नियम पर आ जाते हैं भाई साहब। वास्तविक रूप से हमें एक बात समझ में आई कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें इस देयर फोर की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी? और जिन सेंटेंसेस को आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ? रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या समझ में आया? यानी कि पहले सेंटेंस को बाद में और बाद वाले को पहले। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जिन सेंटेंसेस को आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जब सेंटेंसेस को आप रीऑर्गेनाइज करते हैं तो मेरे भाई, रीऑर्गेनाइज करते वक्त आपको किसी भी पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ एक अकेले कोमा की। पहले या बाद में इसे लिख सकते हैं। इन दोनों को इसमें हटाकर हमें क्या चीज की जरूरत है? सिर्फ एक छोटे से कोमा की। मैं आपके सामने एक सवाल फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ पुरानी बात याद आ जाएगी। मैंने आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं। इन लिखे हुए तीनों सवालों पर जरा मेहनत करके देखें। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। दैट वाज वेरी नाइस। ठीक है जी? दैट वाज वेरी नाइस। ठीक है जी? तो आपको ये चीजें बड़े अच्छे से पता है कि सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज करना। अगर आप इस सेंटेंस नंबर 3 को ध्यान से देखोगे तो भाई कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यही नियम आप लोगों ने पढ़ा है ना? कि अगर दो सेंटेंसेस को हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो रीऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या समझ आ गया था? भाई साहब, हमें इस देन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कोमा लगाना। कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ाया गया है, हाँ कि ना? देखते ही याद आ जाएगी, पुरानी बात है ना? अब यहाँ पर सिंस के साथ ये लिखा हुआ रीजन है, ये हमारे सामने
भाई साहब स्टेटमेंट हुई। तो हम लोगों को यहाँ इसके अंदर भी इस हैंस की जरूरत नहीं है, किस चीज की जरूरत है, छोटे से कोमा की जरूरत है। आए ना, टेंस के दौरान सिंस का रीजन बताने का लॉजिक याद आया होगा आप लोगों को। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एज इट वॉज रेनिंग, ये हमारे सामने रीजन है, ये स्टेटमेंट है, तो इसकी जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, कॉमा की। तो इसके पीछे वजह क्या काम कर रही है भाई, रीऑर्गेनाइज करने का लॉजिक। हाँ भाई साहब, बातें कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, बातें यहाँ पर कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ मेरे बच्चों। पहले ये बताओ, यहाँ तक की बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे लेकर चल लेते हैं इस बात को। ठीक है जी, क्लियर हो जानी चाहिए हर चीज, टेंशन फ्री होके समझो। ठीक है ना। नालायक बच्चे तो वो है जो रटी रटाई बात पहले उगलते हैं, उन्हें रटा हुआ बहुत सुंदर लगता है, सबसे पहले ही कहते हैं जी ये शुरू में नहीं आता। ठीक है ना यार, ऐसे मूर्खों का कोई इलाज नहीं होता, सीखने की बजाय रटने के लिए बैठे हुए हैं, मूर्खता की हद है। ठीक है जी। अब आ जाओ भाई, थोड़ी चीजों को आगे लेकर चल लेते हैं। ठीक है, अब लेके चलते हैं भाई साहब थोड़ी सी चीजों को आगे। आ जाओ। मैंने आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं, इन 4 सवालों को ध्यान से देखें। बनाओ भाई फटाफट से। बन गई बातचीत भाई? चलो जी, देख लिए क्वेश्चंस भाई। चलिए जी, तो अब अगर इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है, अब इन लिखी हुई सेंटेंसेस पर, ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस पर अगर हम ध्यान से समझें तो इन सेंटेंसेस के अंदर भी पेयर कंजंक्शन के लिए काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक तैयार होते हैं। कैसे? आपने इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर मेरे भाईजान
आपने इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर देखने को समझने को मिला है क्या चीज, बिटवीन के साथ एंड लिखा हुआ है ना। ठीक इसी तरीके से आपने इन सेंटेंसेस के अंदर देखने को समझने को मिला फ्रॉम के साथ टू का यूज। इसी तरीके से आप लोगों को यूज होता हुआ नजर आया है कहीं पर फ्रॉम के साथ टिल का यूज। ठीक है भाई, आइए अब थोड़ा सा इनकी जिरह करते हैं, ये शब्द कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। फाइन, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में आप तो जानते ही हैं कि ये आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आएंगे, है ना। अब इन आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आप यहाँ पर यूज करना चाहें तो प्लेस का जिक्र करना चाहें, या फिर आप चाहें तो टाइम का जिक्र करना चाहें। टाइम मीन्स टाइम बताने वाले किसी भी शब्द का आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं। ठीक है जी, पहली बात तो ये समझ में आ गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हम लोग, आप समझें तो भैया इसका भी हम प्लेस के साथ और टाइम के साथ जिक्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्लेस या टाइम कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए। लेकिन जब फ्रॉम के साथ हम टिल का यूज करते हैं तो ये प्लेस की जानकारी नहीं, ये सिर्फ टाइम की ही जानकारी देता है। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी पहली बात। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? फाइन, अब हमें समझना है कि आखिर इनके बीच और क्या फर्क हो सकता है, क्योंकि इस हिसाब से तो यहां पर मैं बिटवीन के साथ एंड लिख सकता हूं या फ्रॉम के साथ टू लिख सकता हूं, है ना भाई। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो मुझे ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच क्या फर्क है। जब आप इस बिटवीन एंड की बात करते हो तो ये तब यूज होते हैं जब जिनके साथ हम इन्हें लिखा हुआ देखते हैं वो स्टैटिक हो। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जिसमें कोई गति ना हो। ठीक है, और फ्रोम के साथ टू की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें पढ़ने को देखने को मिल जाता है कौन सा शब्द, मोशन, यानी कि एक तरह का मूवमेंट, एक तरह का मूवमेंट। ठीक है जी, एक तरीके की मोशन या मूवमेंट। तो अब हमारे सामने पहला सवाल कहता है द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन 2 PM to 4 PM। तो आप मुझे बताओ यहाँ इस टू को हटाकर हम एंड लिखें या फिर इस बिटवीन को हटाकर हम फ्रॉम लिखें। आप मुझे बताएं, सिर्फ पहले क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। बताओ बताओ बताओ, शाबाश। तो भाई आंसर बताने से पहले कम से कम दिमाग इतना तो लगा कर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दिमाग ही नहीं लगा रहे, बस पागलपने में कुछ भी लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखते जा रहे हो। बेटा बेवकूफों वाली हरकतें मत किया करो। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अच्छे से समझो, तब आंसर दो। पागलों की तरह लग जाते हैं कुछ भी लिखने। अरे भाई साहब, जब यहाँ पर शॉप है ही क्लोज तो क्लोज होने का मतलब कोई मूवमेंट थोड़ी हो रहा है शॉप के अंदर। जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो भाई साहब फ्रॉम काहे का, बिटवीन के साथ हमें एंड की जरूरत है। कॉमन सेंस की बात है, फर्जी बातें करने में लगे पड़े, कुछ भी कुछ भी कुछ भी लिखते जा रहे हैं। कमाल करते हो यार, अगले जन्म में कॉकरोच हो जाओगे। अलाय कहीं के, अगले जन्म में कॉकरोच तुम्हें लटकर देख लेना, कॉकरोच तुम्हें खा जाएंगे, गधे कहीं के, कुछ भी लगे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से, क्या करोगे। स्नेहा वर्कड हेयर फ्रॉम 2014 टिल 2019। बताओ इसमें क्या करेक्शन करेंगे। सवाल पढ़ते नहीं है, बस कुछ भी।
कुछ लोगों के अंदर ये होता है बस फटाफट मुझे आंसर बताना है, आंसर बताना है। अरे भाई आंसर का क्या फर्क पड़ता है, तुम आंसर सोच समझ के तो बनाओ। चलो बेटा फटाफट से सेंटेंस नंबर 2 का आंसर बताओ। चौधरी साहब बहुत मुक्के मारूंगा मैं तुम्हें तो। क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। यहाँ पर फ्रॉम के साथ टिल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये टाइम की जानकारी दे रहा है। यहाँ पर फ्रॉम के साथ 2014 टाइम की बात कर रहा है, टिल के साथ 2019 टाइम की बात कर रहा है, तो इसमें करेक्शन की क्या जरूरत है भाई? इसमें करेक्शन की क्या जरूरत है बताओ भाई? यानी फर्जी बातें करने में लगे पड़े हैं। टू कर दो सर, क्यों कर दूं टू भाई? अरे जब इस सेंटेंस के अंदर कोई करेक्शन की जरूरत ही नहीं, जबरदस्ती कर दूं? है इस सेंटेंस के अंदर टिल अपने आप में पहले से ही ठीक है, तो जबरदस्ती टू कर दूं? वाह, मतलब कोई इंसान पहले से ही ठीक है उसे जबरदस्ती दवाई दे दे? अबे तुम तो कौन सा नशा कर रहे हो भाई, कमाल है, बेमतलब की बात। क्वेश्चन नंबर 3 पर बताओ भाई क्या करेक्शन करोगे? पढ़ते नहीं है क्वेश्चन, नालायकपना बढ़ता जा रहा है, इन्हें ये नहीं पता कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हर एक क्वेश्चन पे भैया दिमाग खराब हो जाएगा। बिना पढ़े आंसर देने की पता नहीं क्या घटिया हरकतें बनाते हैं। पढ़ने वाले बच्चों की आदत बनाओ बेटा, सुधारो अपने आप को। एक और नालायक कहीं का पुष्पेंद्र कह रहा है सर यहाँ तो ईयर लिखा, टाइम नहीं लिखा। अरे नालायक इंसान, समय को बताने वाला ही तो होता है ईयर। टाइम कितने तरीके से बता सकते हो? डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन। पुष्पेंद्र दिमाग है या नहीं बेटा? कह रहे यहाँ ईयर लिखा है, टाइम बताने वाला शब्द नहीं लिखा। ये 2014 क्या है, ये टाइम नहीं बता रहा तुम्हें? टाइम बताने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन, इतना भी नहीं पता तुम्हें? अबे भैया काहे बेइज्जती करा रहे हो भाई, काहे बेइज्जती करा रहे हो भाई अपनी? है, थोड़ा फिनाइल पियो बेटा। हाँ। एक और गधा है रोहित हमारे बीच, कह रहा है सर हेयर प्लेस की जानकारी दे। अबे उल्लू की दुम, ये फ्रॉम किसके साथ यूज हो रहा है? इसके साथ। ये टिल किसके साथ यूज हो रहा है? तू हेयर के साथ कहां घूम रहा है भाई? ए भगवान, बहुत बड़े नालायक इंसान है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इनका एडवर्ब में क्या हाल हुआ होगा, इनको एडवर्ब ही नहीं समझ में आया होगा इस हिसाब से। तो बर्बाद कर रहे हैं भाई साहब, ये तो बिल्कुल लंपट निकले भाई सारे के सारे। रोहित कह रहा है सर फ्रॉम हेयर के, अबे उल्लू की दुम, यहाँ फ्रॉम हम 2014 के लिए यूज कर रहे हैं, ये टिल हम 2019 के लिए यूज कर रहे हैं। तेरे को फ्रॉम कहाँ दिखाई दे रहा है? ओ लंपट लाल, आज से इन लोगों के नाम हम लंपट निकाल देते हैं, ठीक है ना जी? ये हमारी क्लास के वो कमेंट जीवी हैं जिन्होंने पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच में खूब बढ़िया टाइम पास किया है, और अब इनकी हालत खराब करूंगा मैं रोज की रोज। इन लंपटों के नाम जरूर लिया करूंगा। सबसे पहली बात, टिल के साथ हम प्लेस बताते नहीं है, टू हमने लिखा। दूसरी बात, फ्रॉम के साथ ये प्लेस लिखा है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए वेंट के बाद। तो करेक्ट आंसर बनता है वी वेंट फ्रॉम माई विलेज टू जयपुर बाई कार। बस बात खत्म हुई। अब आजा भाई साहब, इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनाओ।
बनाओ बेटा, बनाओ फटाफट से। सेंटेंस फोर्थ का करेक्ट आंसर बताओ बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। सर इस दिनेश को ब्लॉक करना पहले। हाँ बेमतलब के कमेंट कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान है नहीं इसका। चलो भाई, तो इस सवाल के अंदर पहले आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने की कोशिश करना। कोई इंसान अगर बैठा है तो स्टैटिक काम हो गया, अगर बैठा है इंसान तो स्टैटिक काम हो गया। तो बिटवीन अपने आप में सही है, और दोनों के दोनों इंसान के बीच बैठे हुए स्थान की तो बात कर रहा है, तो टू को हटाकर एंड लगा दिया, खत्म हो गई बातचीत। बताओ कौन सी बात मुश्किल है? खत्म होगी बात, बताओ क्या चीज दिक्कत है? सवाल को पढ़ते नहीं है, पहले आंसर बनाने में टूट पड़ते हैं कि फटाफट आंसर बना दो। ऐसा लगता है कि भैया फटाफट आंसर बनाने से इनको क्या मिल जाएगा। क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, सब्र तो करो। सवाल बिना पढ़े टूट पड़ना ये सबसे बड़ी मूर्खता है, और एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर काम करने वाले बच्चे के लिए नहीं है भाई, ठीक बिल्कुल घटिया हरकत है ये। कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी करने वाला बच्चा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता है, हर एक चीज को ध्यान से समझता है। ये लंपटगिरी नहीं चल रही होती है कि कुछ भी लिख दिया और कहता है अरे गुरुजी हमने आंसर दे दिया, अब हम पापा बन गए। अब साले झापड़ मारूंगा खींच के, काहे के पापा बन गए तुम? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लॉजिक लगाओ, उसका एक सेंस निकलता है, उसका तरीका बनाओ, तब तो अच्छा लगे ना। कुछ भी चल रहा है अपनी मनमर्जी, नालायकों वाली काम करते हैं। चलिए भाई, अच्छा एक सवाल और देता हूं, ठीक है ना जी। बनाना, चलो इस क्वेश्चन को आंसर बनाओ फटाफट से। बेटा राजेश, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर दिमाग लगाओ, ठीक है ना। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो बेटा। आप उसे पढ़ोगे तो आपके हर एक पेपर में वो चीज काम आएगी। आप प्लीज यहाँ फालतू की बातों पर दिमाग ना लगाएं। आप पढ़ोगे, हर एक पेपर में ये चीज आपके काम आएगी। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज, आपकी अपनी मर्जी है, आप बेशक ना पढ़ें बेटा। क्लास का मतलब होता है बेटा कंटेंट को समझने की कोशिश करना। आप उस चीजों को अगर समझ लोगे तो आपको पेपर में मदद मिलेगी। आप मुझसे ये पूछो जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं उसमें मदद मिलेगी, तो मैं इस बात का क्या जवाब दूं? मैं आपको ये कहूं हाँ मदद मिलेगी तो आप पढ़ोगे। आपने बैच ज्वाइन किया भैया इसलिए तो, ताकि आप इंग्लिश को सीख सके। यूपीएससी का पेपर का कोई भी आंसर आप लिखोगे तो आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मुझसे ना पूछा करें। पढ़ने का मन हो क्लास में आए, पढ़ाई पर दिमाग लगाए, मुझे अच्छा लगेगा। शाबाश शाबाश सत्यम, शाबाश आशीष, शाबाश रुचि बाबू, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बबलू। संदीप का आंसर गलत है। चले जी। अब आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखते हैं तो लिखा है नेहा विल हैव नीदर डन हर वर्क नोर हर फ्रेंड हैज पेड एनी अटेंशन। नोर के साथ नाउन लिखा हुआ नजर आ गया भाई, हाँ है ना।
आप अगर इस लिखे हुए सवाल में ध्यान से देखेंगे तो नीदर डन के साथ गलत जगह पेयर बना रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नीदर की अरेंजमेंट किसके साथ होनी चाहिए, नेहा के साथ होनी चाहिए। तो इस नीदर को जैसे ही आप लोगों ने नेहा के साथ लिखने का काम किया, लेकिन आप इस पूरी की पूरी बातचीत को सेंटेंस के इस सब्जेक्ट के पास तो ला नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये बात पॉसिबल नहीं है तो नीदर सेंटेंस की शुरुआत में आप लोगों ने इन्वर्जन में नोर, नीदर, याद आ रहा है भाई साहब, नेगेटिव एडवर्ब्स की वजह से ये नेगेटिव एडवर्ब का यहां पर काम करता हुआ नजर आया, इसीलिए हमने पहले लिखने का काम किया विल, और उसके बाद हम लोगों ने लिखा नेहा। ठीक है भाई, और ये जो भी कुछ अब हमारे सामने लिखा है वो सब कुछ एज इट इज। ठीक है भाई साहब, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? तो आप लोग पहले यहां तक की बातों को अच्छे से पहले रिवाइज कर लेना भाई। जब अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो इसी पेयर कंजंक्शन के लेवल को हम अगली क्लास में और ऊंचा उठाएंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी क्लास में सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करना चाहता हूं, मैं सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करना चाहता हूं। तो प्लीज पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को समझें, लॉजिक को समझें। आप प्लीज ये बातें मेरे से ना करें कि सर हम उस पेपर को देने लायक हो जाएंगे, ये सब बकवास बातें हैं। पढ़ने का मन करे आप पढ़ें, ठीक है जी, नहीं पढ़ने का मन करे वो आपकी अपनी इच्छा है। दुनिया भर का यूट्यूब यही झूठ लोगों के सामने पेश करता है कि तुम ये पढ़ लोगे वो हो जाएगा, वो पढ़ लोगे वो हो जाएगा। सर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी ही मदद करेगी। इस सच को आज स्वीकार कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो पेपर देने के बाद स्वीकार कर लोगे। अब समझ में आ गई मेरी बात? जितना जल्दी इन चीजों को स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। दूसरी बात, क्लास में जब भी आपको मैं कोई क्वेश्चन दूं तो पहले आप उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करें, जल्दबाजी में आंसर मत दिया करें। तीसरी बात, जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज अपनी रिवीजन लगातार करते रहें, अपने पिछले सारे कंटेंट को बार बार पढ़ते रहें। नहीं पढ़ोगे भैया आगे हर एक टॉपिक में उलझना आपको पड़ेगा। समझ रहे हैं जी? हर एक टॉपिक में उलझोगे, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आपको खूब झाड़ा जाएगा। और जिसको भैया ये झाड़ बुरी लगती है वो भैया बुरा माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कमी आपके सामने मैं बार बार लाऊंगा। जितनी बार आपकी कमी आपके सामने आएगी आप उस कमी की वजह से ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे, और इंप्रूवमेंट से ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप समझदार लोग हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन और कल इसी कंटेंट्स को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, बहुत सारा प्यार, बाय।